जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय संविधान से जुड़े 55 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन भारत के संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 5 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसको संबोधित करते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 59 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता संबंधित प्रावधान किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के वेतन पर कितना प्रतिशत कर लगाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि संसद के कानून के द्वारा राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, जन्मजात नागरिक एवं देशीयकृत नागरिक दोनों। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के जन्मजात नागरिक एवं देशीयकृत नागरिक दोनों राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता रखते हैं, तो इस तरह से आपकी ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए किसी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 35 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से
किसके द्वारा कराया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, निर्वाचक मंडल द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा कराया जाता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही संघ शासित क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मतदान कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक की आवश्यकता होती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी उम्मीदवार को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान किए गए हैं? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, अनुच्छेद 56 एवं 61 दोनों में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, एवं अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, संविधान का उल्लंघन होने पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम किस सदन में लाया जाता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, उच्च या निम्न सदन में से किसी में भी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, महाभियोग प्रस्ताव लाने के कितने दिनों पहले राष्ट्रपति को इसका सूचना देना अनिवार्य है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 14 दिन पहले। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को इसका सूचना देना अनिवार्य होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, महाभियोग प्रस्ताव निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 2/3 बहुमत द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो संसद के यह प्रत्येक सदन के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर निम्न में से कौन उस पद को संभालता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस स्थिति में भारत के
उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, बीबी गिरी। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से ऐसे प्रथम न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के ऐसे प्रथम न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जिन्होंने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 1969 में राष्ट्रपति के पद को संभाला था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 79 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से होने चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 2 सदस्यों को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे, लेकिन 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 366 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में एंग्लो इंडियन की परिभाषा दी गई है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अध्यादेश संबंधी प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी, संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति सामान्य परिस्थिति में संघ सूची एवं समवर्ती सूची दोनों के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को वीटो संबंधी शक्ति प्राप्त होती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो संबंधी शक्ति प्राप्त होती है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति को कुल कितने प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त होती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को कुल 3 प्रकार की वीटो शक्ति प्राप्त होती है, जिसमें शामिल हैं निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो एवं जेबी वीटो, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, जेबी वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, ज्ञानी जैल सिंह ने। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने सर्वप्रथम जेबी वीटो का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, मैं इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आपको बता दूं कि इन्होंने सर्वप्रथम डाकघर संशोधन विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी शक्ति का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अनुच्छेद 72 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधी शक्ति का प्रावधान किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति को कुल कितने प्रकार की क्षमादान संबंधी शक्ति प्राप्त है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, 5 प्रकार की। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति को कुल 5 प्रकार की क्षमादान संबंधी शक्ति प्राप्त है, जिसमें शामिल हैं क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम एवं प्रविलंबन, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत क्षमा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, अपराधी को सजा मुक्त व दोष मुक्त करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत क्षमा का शाब्दिक अर्थ होता है अपराधी को सजा मुक्त व दोष मुक्त करना, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत लघुकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है?
सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, दंड के प्रकार को बदलकर हल्का दंड देना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत लघुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है दंड के प्रकार को बदल करके हल्के प्रकार का दंड देना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत परिहार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, दंड की मात्रा कम करना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत परिहार का शाब्दिक अर्थ होता है दंड की मात्रा को कम करना। दूसरा से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, मानवीय तथ्य के आधार पर दंड देना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत विराम का शाब्दिक अर्थ होता है मानवीय तथ्य के आधार पर दंड देना। जैसे यदि कोई गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड के स्थान पर उसे आजीवन कारावास दिया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत प्रविलंबन का शाब्दिक अर्थ क्या है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी, मृत्युदंड के क्रियान्वयन को रोकना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति के तहत प्रविलंबन का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्युदंड के क्रियान्वयन को रोकना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी, भाग 18 में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन संबंधी शक्तियों का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए, जर्मनी के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय आपातकाल को एक बार में कितने महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, 6 महीनों के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से 30 दिनों के भीतर अनुमोदन कर दिया जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल को 6 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी, 3 बार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। फ्रेंड्स, मैं इससे जुड़ा एक फैक्ट और आपको बता दूं कि 1962 में सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। वहीं 1971 एवं 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दूसरी व तीसरी बार
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस केस में यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मिनर्वा मिल्स केस में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का भी न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, 3 वर्ष। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष हो सकती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य पंजाब एवं वर्तमान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन अपवाद स्वरूप 3 वर्ष से अधिक समय तक लागू रहा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत शब्द यानी कि डेड लेटर की संज्ञा दी है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356 को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मृत शब्द यानी कि डेड लेटर की संज्ञा दी है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, पंजाब में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 1951 में पहली बार भारत के पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, किस राज्य में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी के। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कुल 49 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है? सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के तहत। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में अब तक कुल कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई है?
सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी, एक बार भी नहीं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लगाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे यह कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं इस तरह की वीडियोज इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। यदि आप ऐसे वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।